Vaishnav and our today's class of class 11 chapter 1st some basic concepts of chemistry part 4. In this part we will discuss about mole concept. अब जैसा कि हम सबको पता है कि जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी साइज क्या होती है, बहुत ही ज्यादा छोटी होती है, लेकिन सब्सटेंस के अंदर उनका जो नंबर होता है वो क्या होता है, बहुत ही लार्ज। दैट मीन्स वो जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं वो किसी भी सब्सटेंस में एक लार्ज नंबर के अंदर प्रेजेंट होते हैं और इसी लार्ज नंबर के साथ डील करने के लिए हमें उसी के सिमिलर यूनिट की रिक्वायरमेंट होती है। अब उसी के सिमिलर कैसे, अब जैसा मैग्नीट्यूड होता है उसकी यूनिट भी कैसे होती है, उसी के सिमिलर होती है। जैसे कि अगर हम एक लॉन्ग डिस्टेंस की बात करें तब हम कौन सी यूनिट के साथ डील करते हैं, किलोमीटर, और उससे अगर छोटी डिस्टेंस हो तो मीटर। जस्ट वैसे ही अब ये जो लार्ज नंबर है, अगर ये जो मैग्नीट्यूड है अगर वो ये इतना लार्ज है तो उसकी यूनिट भी कैसी होगी, उसी के सिमिलर। तो इस पार्ट के अंदर हम उसी यूनिट जो कि है मोल, उसके बारे में स्टडी करेंगे। एज वी नो दैट 1 डजन इक्वल्स टू 12 आइटम्स एंड 1 स्कोर इक्वल्स टू 20 आइटम्स। अब यहाँ पे क्या है, 1 डजन इक्वल्स टू 12 आइटम्स है। अब यहाँ पे ऐसा फिक्स तो नहीं है कि अगर हम कहें कि 12 एप्पल्स तो उसी का मीनिंग 1 डजन हो, अगर हम कहें 12 पेन तो उसी का मीनिंग 1 डजन हो, नहीं। एनी कलेक्शन ऑफ 12 ऑब्जेक्ट इज नाउन एज 1 डजन। सिमिलरली कलेक्शन ऑफ 20 आइटम्स इज नाउन एज 1 स्कोर। जस्ट इसी के सिमिलर हम क्या करते हैं, जो माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर जो भी एंटिटीज होती है, अब एंटिटीज कौन कौन सी, जैसे कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स, चार्ज, आयंस, ये सारे जो है वो किस पे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। तो इन सबको काउंट करने के लिए हम किसके साथ डील करेंगे, मोल के साथ। ओके, देन फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मोल। अब हमने मोल के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन ली है तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये मोल होता क्या है। देन व्हाट इज मोल, 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट contains as many particles or entities as there are atoms in exactly 12 gram of the carbon 12 isotope। अब जो ये मोल है वो क्या होता है कि जैसे हमने ना सपोज किया कि हमारे पास एक सैंपल है कार्बन 12 का। ओके, अब ये सैंपल है कार्बन 12 का, अब इसका वेट कितना है, 12 ग्राम। ओके, अब इस सैंपल के अंदर जिसका वेट है 12 ग्राम, अब इस सैंपल के अंदर जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे उन्हीं नंबर ऑफ एटम्स को हमने क्या कहा है, 1 मोल। जैसा कि हमने कहा था कि 12 आइटम्स दैट मीन्स 1 डजन। सिमिलरली द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप इक्वल्स टू 1 मोल। ओके, अब इस सैंपल के अंदर जितने भी नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो किसके इक्वल होंगे, 1 मोल के। अब यहाँ पे हमने 1 मोल के बारे में तो देखा कि जो ये 1 मोल है वो क्या होता है, लेकिन इसका जो नंबर है वो क्या होता है। अगर 1 मोल इक्वल्स टू, ये तो है कि नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12, लेकिन जो इसका जो मैथमेटिकल न्यूमेरिकल जो वैल्यू है वो क्या है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल दैट मास ऑफ कार्बन 12 एटम, जो कार्बन के जो एक एटम का जो मास है वो कितना होता है, 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम। ओके, अब जब कार्बन का हमें एक एटम का मास पता है तो हम उन सभी जो भी एटम्स हैं जो इस 12 ग्राम के अंदर प्रेजेंट होंगे उन सभी का मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम उन नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कैलकुलेट करेंगे तब हमारे पास क्या आएगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 12 ग्राम इनटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम इक्वल्स टू 12 ग्राम। अब यहाँ पे मैंने इक्वल्स टू 12 ग्राम क्यों लिया है, क्योंकि जब हमने 1 मोल की जो डेफिनेशन स्टडी की थी उसके अंदर हमने क्या लिया था, सैंपल कार्बन 12 का कितना वेट था उसका, 12 ग्राम। ओके, अब यहाँ पे जब हम क्या करेंगे, जब मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम की वैल्यू को जब पुट करेंगे तब यहाँ से जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 6.022137 इंटू 10⁻23 और इन्हीं नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हमने क्या कहा था, मोल। तो यहाँ से जो हमारे पास मोल की वैल्यू है वो क्या आई है कि 1 मोल इक्वल्स टू 6.022137 इंटू 10⁻23 एटम्स पर मोल।
अब जो ये वैल्यू थी हमारे पास, जो ये न्यूमेरिकल वैल्यू है 1 मोल की, वो क्या थी, वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। इसीलिए इस जो ये वैल्यू है इसको एक अलग ही नाम दिया गया, जिसको हम क्या कहते हैं, एवोगैड्रो कांस्टेंट, एंड इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल ऑफ Na। अब यहाँ पे जब हमने मोल की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको कैलकुलेट कर लिया, तो अब यहाँ से अगर मैं बोलूं कि 1 मोल ऑफ H एटम इक्वल्स टू, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब 1 मोल H एटम का मीनिंग क्या हो जाएगा कि Na नंबर ऑफ एटम्स। सिमिलरली अगर मैं कहूँ कि 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल, तो उसका मीनिंग क्या हो जाएगा, Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मोलर मास। Then first of all, what is molar mass? The mass of 1 mole of a substance in grams is called its molar mass. अब हमने मोल के बारे में पढ़ा, तो जो वो कंप्लीट मोल था, उस कंप्लीट मोल का जो भी मास होता है किसके अंदर, ग्राम्स में, उस मास को हम क्या कहते हैं, मोलर मास। ओके, the molar mass in grams is numerically equal to atomic मोलिकुलर फॉर्मूला मास इन U। अब हमने जो पिछला जो पार्ट था हमारा पार्ट 3, उसके अंदर हमने ना सीखा था कि व्हाट इज एटॉमिक मास, व्हाट इज मोलिकुलर मास एंड व्हाट इज फॉर्मूला मास। अब यहाँ पे जो ये मोलर मास है उसकी जो न्यूमेरिकली वैल्यू होती है वो किनके बराबर होती है, इन्हीं एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एंड फॉर्मूला मास के इक्वल होती है। लेकिन जो ये मोलर मास है उसकी यूनिट क्या होती है, ग्राम्स, और जो ये एटॉमिक, मॉलिक्यूलर एंड फॉर्मूला मास है उनकी यूनिट क्या होती है, एटॉमिक मास यूनिट और यूनिफाइड मास विच इज डिनोटेड बाय U। अब यहाँ पे आपको ये कंफ्यूजन आया होगा कि जब हमने ना क्या जो एटॉमिक मास और ये मॉलिक्यूलर मास एंड ये फॉर्मूला मास जब कैलकुलेट किया था, तब उनकी कुछ पर्टिकुलर वैल्यू आई थी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए आई थी ना। लेकिन यहाँ पे जब अगर हम मोलर मास की बात करते हैं, तो मोलर मास के अंदर हमने क्या सीखा कि ये एक मोल का मास होता है ग्राम्स में। अब एक मोल के अंदर तो कितने नंबर ऑफ एटम्स, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो जब अगर एक एटम का मास अगर पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए एक पर्टिकुलर वैल्यू है, तो उसी के सिमिलर वो मोलर मास के इक्वल कैसे आ सकता है। तो उसी के लिए हम एक एग्जांपल को कंसीडर करते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जांपल है ऑक्सीजन एटम। एटॉमिक मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम इक्वल्स टू 16 AMU। अगर हम ऑक्सीजन के एक एटम के मास की बात करें तो क्या होता है, 16 AMU। मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इक्वल्स टू, अब यहाँ पे जो ये ऑक्सीजन के अगर एक मोल की मास की बात करें तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, 16 AMU इंटू Na। अब यहाँ पे हमने Na को मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि हमने सीखा था कि 1 मोल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं, Na नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं। अब अगर हमें एक एटम का मास पता है तो हम उस कंप्लीट एटम्स के मास को कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि किसके अंदर प्रेजेंट है, एक मोल के अंदर। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या किया, 16 AMU इंटू Na। तो अब हम क्या करेंगे, जो ये AMU है उसको किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम्स के अंदर। अब इसको ग्राम्स के अंदर कन्वर्ट क्यों करना है, क्योंकि जो मोलर मास होता है उसकी यूनिट क्या होती है, ग्राम्स होती है, इस वजह से। एज वी नो दैट 1 AMU इक्वल्स टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो AMU एंड ग्राम्स में ये रिलेशन होता है। तो जब हम इस वैल्यू को इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, तब जो मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है वो क्या आएगा, 16 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 16 ग्राम पर मोल। तो अब हमें यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला कि जो ये एटॉमिक मास था किसका, ऑक्सीजन एटम का, वो कितना था, 16 एटॉमिक मास यूनिट, और जो मोलर मास था वो कैलकुलेट करने पे क्या आया, 16 ग्राम। तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो मैग्नीट्यूड है 16, वो दोनों भी क्या है, सेम। चेंजेस कहाँ है, यूनिट में। तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि जो मोलर मास होता है वो न्यूमेरिकली एटॉमिक, मॉलिक्यूलर एंड फॉर्मूला मास के इक्वल होता है। इस कैलकुलेशन से हमारे पास एक और रिलेशन आता है AMU एंड अवोगाद्रो कांस्टेंट के अंदर। वो क्या आता है कि 1 एटॉमिक मास यूनिट इक्वल्स टू 1 अपॉन अवोगाद्रो कांस्टेंट इनटू ग्राम। दैट मींस 1 एटॉमिक मास यूनिट इनटू अवोगाद्रो कांस्टेंट इक्वल्स टू 1
ग्राम। जब हम इस एटॉमिक मास यूनिट और इस एवोगाड्रो कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 1 ग्राम। अब जो ये हमारा एग्जाम्पल था उसके अंदर अगर मैं ये कहूं ऑक्सीजन एटम के लिए दैट द मास ऑफ ऑक्सीजन एटम इज 16 AMU, तो उसका मीनिंग क्या होता है? तो मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम। और अगर मैं इसी ऑक्सीजन एटम के लिए अगर मैं ये कहूँ कि द मास ऑफ ऑक्सीजन एटम इज 16 ग्राम, तो इसका मीनिंग क्या होता है 16 ग्राम का? दैट मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन और ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ से क्लियर हो गया। अगर हम कहेंगे 16 AMU तो उसका मतलब है हम ऑक्सीजन के एक एटम के मास की बात कर रहे हैं, और अगर हम कहेंगे 16 ग्राम तो इसका मतलब है कि हम ऑक्सीजन के एक मोल के मास के बारे में बात कर रहे हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं? ग्राम एटॉमिक मास। ओके, अब यहाँ पे हमने क्या लिया था? एग्जाम्पल के अंदर एक एटम को कंसीडर किया था। अगर एटम ना हो और अगर हमारे पास क्या प्रेजेंट हो? मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो, तब हम क्या करेंगे? तो सिमिलरली इसी के सेम जैसा हमने एटम्स में किया था, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं मॉलिक्यूल में, किसका? H2O का। तो यहाँ से मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 18 AMU। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब जो मोलर मास है H2O का वो कितना आ जाएगा? 18 ग्राम। तो जैसा कि हमने ऑक्सीजन में स्टडी किया था सेम वैसे ही H2O के लिए अगर हम बात करते हैं कि द मास ऑफ H2O इज 18 AMU, दैट मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं? मास ऑफ 1 H2O मॉलिक्यूल। और अगर हम बात करते हैं द मास ऑफ H2O इज 18 ग्राम, तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? मोलर मास ऑफ H2O, और इसी को हम क्या कहते हैं? ग्राम मोलिकुलर मास। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम को स्टडी करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज एसटीपी कंडीशन। एसटीपी मींस स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एसटीपी कंडीशन पे जो टेम्परेचर की वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन, एंड जो प्रेशर की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 atm और 760 mm ऑफ Hg। तो जब टेम्परेचर की वैल्यू 0 डिग्री सेल्सियस और जब प्रेशर की वैल्यू 1 atm होती है तब हम उस कंडीशन को क्या कहते हैं? एसटीपी कंडीशन, दैट मीन्स स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। ओके, नाउ वी कम ऑन अवर टॉपिक मोलर वॉल्यूम। Volume of 1 mole of the gas at STP condition is found to be experimentally equals to 22.4 liters, which is known as molar volume. STP conditions पे जो gases का जो वॉल्यूम होता है वो एक्सपेरिमेंटली किसके इक्वल आया है? 22.4 लीटर्स के। अब जो ये गैसेस का जो वॉल्यूम है कितनी अमाउंट होनी चाहिए उसकी? 1 मोल। 1 मोल गैस का वॉल्यूम एसटीपी कंडीशन पे 22.4 लीटर्स के इक्वल होता है, और इसी 22.4 लीटर्स को हम क्या कहते हैं? मोलर वॉल्यूम। देन 1 मोल इक्वल्स टू 22.4 liters, and number of moles in V volume of gas equals to V upon 22.4। अब यहाँ पे जो लास्ट में जो हमारा कंप्लीट कंफ्यूजन है, हमने क्या क्या सीखा था? मोल के बारे में, मोलर मास के बारे में एंड मोलर वॉल्यूम के बारे में। इन तीनों टॉपिक्स से जो हमारे पास फॉर्मूलाज हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो हमें किसमें हेल्प करेंगे? जो न्यूमेरिकल जो भी प्रॉब्लम्स है मोल कॉन्सेप्ट के रिलेटेड उनको सॉल्व करने में। फर्स्ट, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अगर हमें क्या दिया हुआ हो, अगर किसी भी सैंपल का या फिर किसी भी एटम या मॉलिक्यूल का क्या दिया हुआ हो? मास दिया हुआ हो, और हमें अगर क्या पूछ रहा हो? नंबर ऑफ मोल्स, तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? उस मास को उसके मोलर मास से डिवाइड करेंगे, तब हमारे पास क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स। सेकेंड वन इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू एवोगाड्रो कांस्टेंट। और अगर हमें क्या कैलकुलेट करना हो? नंबर ऑफ पार्टिकल्स,
कि उस सैंपल के अंदर पार्टिकल्स का जो नंबर है वो कितना है, तो हम क्या करेंगे, जो भी हमें मास गिवन है उसको उसके मोलर मास से डिवाइड करेंगे और उसको अवोगाड्रो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और जो ये गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास है उसी को हमने फर्स्ट फॉर्मूला में क्या कहा था, नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ से जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो किसके इक्वल आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू अवोगाड्रो कांस्टेंट। थर्ड वन इज नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम इन लीटर्स डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। अगर हमें क्या दिया हुआ, वॉल्यूम दिया हुआ, लेकिन ये वॉल्यूम किसका, गैस का, तब हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो भी हमें वॉल्यूम गिवन है प्रॉब्लम में उसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, 22.4 लीटर से। नाउ वी स्टडी अबाउट द वाई मैप ऑफ मोल कॉन्सेप्ट व्हिच हेल्प अस इन सॉल्विंग मेनी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन मोल कॉन्सेप्ट। अगर हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हमें नंबर ऑफ मोल्स गिवन हो और हमें क्या कैलकुलेट करना हो, वॉल्यूम ऑफ गैस, तब हम क्या करेंगे, 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ मोल्स को। और इसके जस्ट अपोजिट अगर हमें प्रॉब्लम में वॉल्यूम ऑफ गैस गिवन हो और हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हो, तब हम क्या करेंगे, 22.4 को वॉल्यूम ऑफ गैस से डिवाइड करेंगे। ओके। और अगर हमें मास गिवन हो और नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हो, तब हम क्या करेंगे, जो भी मोलर मास है उस कंपाउंड का, जो कंपाउंड हमें प्रॉब्लम में गिवन है, उस मोलर मास को हम किससे डिवाइड करेंगे, उस मास से जो हमें प्रॉब्लम में गिवन है, तो हमारे पास क्या आएगा नंबर ऑफ मोल्स। और अगर नंबर ऑफ मोल्स गिवन हो हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में और हमें मास कैलकुलेट करना हो, तब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स को उस मोलर मास से मल्टीप्लाई। और अगर हमें प्रॉब्लम में नंबर ऑफ मोल्स गिवन हो और हमें क्या पूछ रहा हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछ रहा हो, तब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स को अवोगाड्रो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। और इसके जस्ट ऑपोजिट अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन हो और हमें नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा हो, तो हम क्या करेंगे, अवोगाड्रो कांस्टेंट से डिवाइड। और इसी बेसिस पे हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ में डील करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम इज कैलकुलेट दी नंबर ऑफ एटम्स इन 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन। हमारे पास क्या है, 0.2 मोल है ऑक्सीजन का, उसके अंदर हमें बताना है कि जो नंबर ऑफ एटम्स है वो कितने हैं। As we already know that 1 mole of oxygen equals to 6.022 into 10⁻23 atoms। अब जब अगर एक मोल में n नंबर ऑफ एटम्स है, तब 0.2 मोल में नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अवोगाड्रो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई। तो जब हम क्या करेंगे, 0.2 से n जो अवोगाड्रो कांस्टेंट है उससे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, तब जो हमारे पास वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 12.044 into 10⁻22 एटम्स। अब सेकेंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इज कन्वर्ट 22 ग्राम ऑफ CO2 into मोल्स। अब हमें क्या गिवन है, मास गिवन है, किसका, CO2 का। कितना गिवन है, 22 ग्राम, और हमें क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स। तब हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमने अभी सीखा था कि नंबर ऑफ मोल्स गिवन हो और हमें क्या पूछ रहा हो, अगर मास, और इसके जस्ट अपोजिट अगर मास गिवन हो और नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा हो, तब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब यहाँ से सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो CO2 का मॉलिक्यूलर मास है, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, कार्बन एंड ऑक्सीजन। जो कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो कितना होता है, 12 AMU, और जो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 16 AMU। इन्हीं की हेल्प से जब हम CO2 का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे, वो कैसे करेंगे, 12 प्लस 16 इंटू 2 इक्वल्स टू 44 AMU। तो जो मॉलिक्यूलर मास है CO2 का वो कितना है, 44 AMU। और यहाँ से अगर हम इसकी मोलर मास की बात करें, तो मोलर मास ऑफ CO2 इक्वल्स टू 44 ग्राम। अब हमारे पास क्या है, मोलर मास, लेकिन हमें वो पूछ क्या रहा है, नंबर ऑफ मोल्स। तो अब हमें क्या है, जब हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू
22। अब यहाँ पे 22 क्या है, गिवन मास हमें प्रॉब्लम में दे रखा है 22 ग्राम ऑफ CO2 और डिवाइडेड बाय मोलर मास। और मोलर मास जब हमने कैलकुलेट किया वो कितना आया था 44। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे 0.5। Our next numerical problem is number of hydrogen atom present in 1 liter of water। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम किसके अंदर 1 लीटर वाटर में। ओके, अब यहाँ पे इस प्रॉब्लम को देख के हमें क्या मतलब ऐसे क्या लग रहा है कि हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए। हमारे पास 3 फॉर्मूले थे। सबसे पहला क्या था कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। उसके अंदर क्या था मास, लेकिन हमारे प्रॉब्लम में क्या गिवन है वॉल्यूम। जो सेकंड फॉर्मूला था वो क्या था नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने का। और जो थर्ड फॉर्मूला था उसके अंदर क्या था कि जो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर्स, यही फॉर्मूला था। तो इस फॉर्मूले के अंदर हमें क्या नंबर ऑफ मोल्स अगर कैलकुलेट करने हो तो हम क्या करेंगे गिवन वॉल्यूम को 22.4 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे हमें क्या गिवन है 1 लीटर ऑफ वाटर, हमें वॉल्यूम गिवन है, लेकिन ये वॉल्यूम किसका गिवन है वाटर का, दैट मीन्स लिक्विड का गिवन है। लेकिन जब हमने ये फॉर्मूला जो पढ़ा था मोलर वॉल्यूम के अंदर, उसके अंदर उसकी डेफिनेशन में हमने क्या सीखा था कि 1 मोल गैस का वॉल्यूम एक्सपेरिमेंटली किसके इक्वल होता है 22.4 लीटर्स पे, वो भी कब एसटीपी कंडीशंस पे। अब यहाँ पे जब हमारे पास लीटर है किसका है वाटर का, जो वॉल्यूम है वो वाटर का गिवन है, तो हम यहाँ पे उस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर सकते। तो अब हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, एज वी नो दैट 1 लीटर वाटर इक्वल्स टू 1000 ग्राम, कि जो 1 लीटर है वो किसके इक्वल होता है 1000 ग्राम अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है। अब हम किस फॉर्मूले का यूज करेंगे नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब यहाँ पे हम इस फॉर्मूले का यूज क्यों करेंगे, क्योंकि हमने जो लीटर था उसको किस में कन्वर्ट कर दिया मास में। तो यहाँ से जो गिवन मास है वो हमारे पास क्या आ गया 1000 ग्राम। और अब हम इससे जब नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे 1000 डिवाइडेड बाय 18 एंड 18 इज मोलर मास ऑफ H2O। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब हमारे पास जो वैल्यू है नंबर ऑफ मोल्स की वो कितनी आएगी 55.5। और यहाँ से लेकिन जो ये 55.5 है ये किसके नंबर ऑफ मोल्स आए हैं हमारे पास H2O के। जो H2O जो कंप्लीट मॉलिक्यूल है उसके नंबर ऑफ मोल्स है 55.5, लेकिन हमें प्रॉब्लम में वो क्या कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो अब हम यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि जो भी नंबर ऑफ मोल्स है कितने थे 55.5, उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे अवोगाद्रो कांस्टेंट से, और उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। अब यहाँ पे हम ये 2 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि H2O मॉलिक्यूल के अंदर एक मॉलिक्यूल में जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है वो कितने प्रेजेंट है 2। इसी वजह से जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है इस कंप्लीट 1 लीटर वाटर में वो कितने हो जाएंगे 2 इंटू 55.5 इंटू अवोगाद्रो कांस्टेंट। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब हमारे पास क्या आएगा 111 इंटू अवोगाद्रो कांस्टेंट। और अगर हमें इस प्रॉब्लम के अंदर अगर वो क्या पूछता कि नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स, तब हम उसको कहां तक छोड़ देते सिर्फ यहीं तक 55.5 इंटू अवोगाद्रो कांस्टेंट। और जब हम इसको सॉल्व करते तब हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या आती 334.2 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो अब यहाँ पे आपको डिफरेंस क्लियर हो गया कि जब हमें H2O मॉलिक्यूल्स के नंबर ऑफ एटम्स पूछे तब हमें कैसे कैलकुलेट करना है, और उसके अंदर पर्टिकुलर एक एलिमेंट का अगर नंबर ऑफ एटम पूछे तब हमें उसको कैसे कैलकुलेट करना है। नाउ वी कम ऑन अवर नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम विच इज क्वेश्चन नंबर 4, वॉल्यूम ऑफ 0.44 ग्राम ऑफ CO2 एट STP। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, और गिवन क्या है हमारे पास मास गिवन है किसका CO2 का एट STP। अब हमें प्रॉब्लम में ये गिवन है कि एट STP और CO2 क्या होती है गैस होती है। तब हम अब यहाँ पे इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, कौन से मोलर वॉल्यूम वाले फॉर्मूले को, जो कि क्या था नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4।
लेकिन इस फॉर्मूले का यूज करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, और यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास है हमारे पास क्या है 0.44, और जब आप CO2 का मोलर मास कैलकुलेट करोगे तब क्या आएगा 44 ग्राम। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कितने आएंगे 0.01। अब हम यहाँ से क्या कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ CO2। तो वॉल्यूम ऑफ CO2 को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी नंबर ऑफ मोल्स है उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 22.4, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 0.224 लीटर्स। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज परसेंटेज कॉम्पोजिशन। अब हमने ये सीखा कि एक पर्टिकुलर सैंपल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने नंबर में प्रेजेंट है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, लेकिन कई बार हमें उस कंपाउंड के अंदर एक पर्टिकुलर एलिमेंट उसकी अमाउंट कितनी है उसको भी कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट हो जाती है, और उसी को कैलकुलेट करने के लिए हम किस टर्म का यूज करते हैं, परसेंटेज कॉम्पोजिशन का। Then what is percentage composition? The percentage composition is the percentage by mass of each element in a compound. कि किसी भी कंपाउंड के अंदर जो भी each एलिमेंट होते हैं, जैसे कि एक हमारे पास कंपाउंड है H2O, उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 2, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है उसकी परसेंटेज वो भी कैसे, बाय मास, वो कितनी है उसी को हम क्या कहेंगे, परसेंटेज कॉम्पोजिशन। मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इक्वल्स टू मास ऑफ दैट एलिमेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। नाउ वी टेक सम एग्जांपल्स। आवर फर्स्ट एग्जांपल इज H2O। अब यहाँ पे सबसे पहले H2O का हम क्या कैलकुलेट करेंगे, मोलर मास। देन मोलर मास ऑफ H2O इक्वल्स टू 1 into 2 plus 16 into 1 equals to 18 ग्राम। अब यहाँ से जो सबसे फर्स्ट एलिमेंट है किसके अंदर, H2O के अंदर, वो क्या है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के लिए जब हम मास परसेंटेज को कैलकुलेट करेंगे वो कैसे करेंगे कि मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इक्वल्स टू 2 into 1 डिवाइडेड बाई 18 into 100। अब यहाँ पे ये जो 2 है वो क्यों आया, क्योंकि जो नंबर ऑफ एटम्स है ऑफ हाइड्रोजन के H2O के अंदर वो कितने हैं, 2। इस वजह से यहाँ पे हमने जो एटॉमिक मास था हाइड्रोजन का उसको किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब हमारे पास जो परसेंटेज कॉम्पोजिशन है हाइड्रोजन का वो कितना आ जाएगा, 11.12%। Similarly, mass percentage of oxygen equals to 16 divided by 18 into 100 equals to 88.88%। तो यहाँ से जो हाइड्रोजन का जो मास परसेंटेज वो आया 11.12, एंड जो ऑक्सीजन का जो मास परसेंटेज है वो क्या आया, 88.88। Similarly, we take example of ethanol। ओके, तो जो इथेनॉल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, C2H5OH। यहाँ से जब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, मोलर मास इथेनॉल के लिए, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले जो हमारे पास एटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं इथेनॉल में, वो कौन कौन से प्रेजेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो एटॉमिक मास है कार्बन का वो कितना होता है, 12 AMU, हाइड्रोजन का होता है 1 AMU और ऑक्सीजन का होता है 16 AMU। तो इन तीनों की हेल्प से जब हम मोलर मास कैलकुलेट करेंगे इथेनॉल के लिए तो वो हमारे पास क्या आएगा, 46 ग्राम। अब यहाँ से जब हम मास परसेंटेज की बात करते हैं तो सबसे जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है हमारे पास, कार्बन। तो यहाँ से मास परसेंटेज ऑफ कार्बन इक्वल्स टू 2 into 12 डिवाइडेड बाय 46 into 100, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब हमारे पास क्या आएगा, 52.17%। Similarly, mass percentage of hydrogen equals to 1 divided by 46 into 100 equals to 13.05%, and mass percentage of oxygen equals to 16 divided by 46 into 100 equals to 34.78%। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक, परसेंटेज कॉम्पोजिशन। आज के पार्ट में हमने मोल कॉन्सेप्ट के बारे में सीखा, मोलर मास के बारे में सीखा, मोलर वॉल्यूम, एंड लास्ट वन इज हमने परसेंटेज कॉम्पोजिशन के बारे में सीखा।